नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए रीट 2022 के अंतर्गत 24 जुलाई के अंतर्गत जो पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड में, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का हल। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे बाल विकास के प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? ए क्रेटिनिज्म, बी ADHD, सी डिसलेक्सिया और डी ऑटिज्म। तो देखिए, जो अधिगम अक्षमता से संबंधित है वो है ऑप्शन सी। अधिगम अक्षमता का जो प्रकार है वो है ऑप्शन बी सी, डिसलेक्सिया, जो कि पठन विकार होता है, जिसके अंतर्गत बालक शब्दों अक्षरों को उल्टा पढ़ता है। जैसे सा है तो इसको वॉस पढ़ना, सी को डी पढ़ना। इस प्रकार से डिसलेक्सिया के अंतर्गत पठन संबंधी विकार पाया जाता है। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया पठन विकार। जो ए ऑप्शन दिया गया है क्रेटिनिज्म, इसे कहते हैं अवटु अल्पक्रियता या अवटु वामनता, जिसे बूनापन कहा जाता है, जो कि छोटे बच्चों के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें बच्चों की लंबाई जो होती है वो लगभग 3 फीट तक आकर सीमित हो जाती है। यह एक प्रकार के हाइपोथायराइडिज्म का एक रूप है जो आयोडीन की कमी से होता है, जिसके अंतर्गत गंभीर मानसिक और शारीरिक मंदता पाई जाती है। ADHD, जो कि ऑप्शन बी के अंतर्गत दिया गया है, यह अवधान संबंधी समस्या होती है, जिसे अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, जिसके अंतर्गत ध्यान में कठिनाई, अति सक्रियता और बिना सोचे समझे जल्दबाजी से काम करना शामिल होते हैं। ऑटिज्म, जिसे शेषस्वालीनता, आत्मविमोह भी कहते हैं, स्वपरायणता, जिसके अंतर्गत बालक एक ही काम को सीमित रूप से बार बार दोहराते रहते हैं। यह एक व्यवहार जिसके अंतर्गत दोहराव युक्त जो व्यवहार होता है, व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे स्नायु विकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, एक शब्द और होता है मंगोलिज्म, जो मानसिक विमंदित बालक होते हैं उनके लिए शब्द उपयोग में लिया जाता है, मंगोलिज्म। इसके अतिरिक्त भी डिस्ग्राफिया, जिसमें लेखन संबंधी विकार होता है, डिस्प्रेक्सिया, जिसमें गामक विकार शामिल है, जैसे जूते की लेस को सही ढंग से नहीं बांध पाना, शर्ट के बटन नहीं लगा पाना। इस प्रकार से जो क्रियात्मक कार्य होते हैं उसको करने में बच्चा अक्षम होता है। इस प्रकार से डिसकैल्कुलिया गणितीय संबंधी समस्याओं से संबंधित होता है। बुलिमिया, जो अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें खाए जाते हैं लेकिन उन्हें भान नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो बुलिमिया होता है। और इसी प्रकार से युवा अवस्था में लड़कियों में बहुत अधिक भूखे रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसे डिस्लेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। वो बुलिमिया, जिसमें बहुत ज़्यादा खाया जाता है और जिसके बाद खाने के बाद खुद ही अपने हाथ से मुंह में उंगली डालकर या इस प्रकार से वापस उसे उल्टी के रूप में बाहर निकाल देना, वो बुलिमिया के अंतर्गत होता है। अफेसिया भाषा संबंधी विकृति होती है, जिसे भाषाघात भी कहा जाता है। डिसमेंसिया, जिसके अंतर्गत बच्चा तर्क नहीं कर पाता, चिंतन और स्मरण की शक्ति उसकी कमज़ोर होती है। डिस्पेजिया गति कौशल विकृति होती है। और प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होना प्रोजेरिया कहलाता है। इसके अतिरिक्त मिथोमेनिया, जिसके अंतर्गत आत्म प्रशंसा
जिसके अंतर्गत झूठ बोलना भी सम्मिलित है। इस प्रकार की जो विकृति होती है वो मिथोमेनिया कहलाती है। इस प्रकार से मैंने आपको अधिगम संबंधी कुछ कठिनाइयाँ और कुछ मानसिक रूप से जो बीमारियां हैं जिनके मनोविज्ञान में किस टर्म्स में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हमने देखा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? निर्णय लेने से संबंधित है, देखिए, ऐसा व्यवहार जिसके अंतर्गत व्यक्ति कुसमायोजित होता है और उसे निर्णय लेने से कठिनाई होती है, तो कौन सा है? ए तनाव, बी कुंठा, सी चिंता और डी द्वंद्व। तो यहाँ आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसे द्वंद्व कहते हैं। यह एक प्रकार का कुसमायोजन का उदाहरण है जिसके अंतर्गत व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ होता है, जिसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, अप्रोच, अवॉइडेंस और अप्रोच अवॉइडेंस। ग्राह्य, परिहार और उपागम परिहार। तो ये उपागम, ग्राह्य, अप्रोच एक ही है। परिहार, वर्जन, अवॉइडेंस ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो परीक्षा में कितनी बार उपागम दिया जाता है, ग्राह्य दिया जाता है या अप्रोच दिया जाता है? तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, उपागम, ग्राह्य और अप्रोच एक है और वर्जन, परिहार या अवॉइडेंस एक ही शब्द के पर्याय है। तो उपागम संघर्ष, जिसे अप्रोच कन्फ्लिक्ट कहते हैं, या पद्धति उपागम संघर्ष कहते हैं। जब दो धनात्मक लक्ष्यों के उपस्थित होने पर जो संघर्ष होता है उसे उपागम संघर्ष कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान पुलिस और क्लर्क की नौकरी दोनों एक साथ उसने परीक्षा उत्तीर्ण करी और दोनों में उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे किसे चुनना चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर है। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव उसके एम्स थे। तो यहाँ पर जो उसका द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, वो उपागम या पद्धति या अप्रोच या ग्राह्य कन्फ्लिक्ट कहलाता है। दूसरा होता है परिहार, अवॉइडेंस, वर्जन, द्वंद्व। मैं इनके उपनाम भी बताती गई हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब दो ऋणात्मक यानी असमान लक्ष्य होते हैं और उनके मध्य चुनाव को लेकर जब व्यक्ति के अंतर्गत संघर्ष होता है तो वह अवॉइडेंस संघर्ष या परिहार संघर्ष या वर्जन संघर्ष कहलाता है, जिसके अंतर्गत विरोधाभास स्थिति होती है। जैसे इधर गिरूँ तो कुआं, उधर गिरूँ तो खाई। जैसे कोई बालक है, उसने अपना होमवर्क नहीं करा है, तो उसको लगता है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेगी, और अगर घर पे रहूँगा तो घर में माँ मुझसे काम करवाएगी। तो वह दोनों से बचना चाहता है, तो वो अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति है। तीसरा होता है उपागम परिहार, ग्राह्य परिहार, जिसके अंतर्गत धनात्मक लक्ष्य और ऋणात्मक लक्ष्य दोनों उपस्थित होता है और एक को वो पाना चाहता है और दूसरे को वो छोड़ना चाहता है। जैसे सरकारी नौकरी लगना चाहता है लेकिन वह काम करने से भी बचना चाहता है, तो यहाँ पर उपागम परिहार संघर्ष का यह उदाहरण है, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इस प्रकार से हमने द्वंद्व के तीनों रूपों को देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जेपी गुलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? ए चिंतन में समानुभूति, बी समस्या के बहुविध उत्तर, सी चिंतन में लचीलापन और डी चिंतन में मौलिकता। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो सृजनात्मक बालकों की विशेषता नहीं है वो होगा ऑप्शन ए, चिंतन में समानुभूति, एम्पैथी इन थिंकिंग। तो देखिए, समान अनुभूति यानी एक जैसा सोचना चिंतन में, तो चिंतन में बालक एक जैसा कहाँ सोचता है? सृजनात्मक बालक
के अतिरिक्त भी जो सामान्य बालक होते हैं उनके चिंतन में भी भिन्नता पाई जाती। एक ही आयु स्तर के बालक, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बालक जिनकी आयु वर्ग समान होती है, उन सब का भी चिंतन अलग अलग होता है, तो चिंतन में समान अनुभूति नहीं होती। देखिए, समस्या के बहुविध उत्तर हो सकते हैं। चिंतन में लचीलापन होता है और चिंतन में मौलिकता होती है, लेकिन समान अनुभूति चिंतन के अंतर्गत नहीं होती जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ट्राइसोमी 21 इस टर्म्ड एज, ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर संलक्षण, बी सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण और डी डाउन लक्षण। तो ये देखिए डाउन सिंड्रोम का उदाहरण है ट्राइसोमी 21। ये एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। प्रश्न संख्या 5, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति और विशेष कक्षाएं। तो ऑप्शन बी उपचारात्मक अध्ययन प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रासंगिक नहीं होता है, रीमेडिकल टीचिंग। तो ये उपचारात्मक अध्यापन जो होता है ये लगभग पिछड़े बालकों के लिए, जो अध्ययन में पिछड़े होते हैं उनके लिए किया जाता है। ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, बी परिपक्वता का स्तर, सी अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था और डी विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो मनोवैज्ञानिक कारक होता है जो हमें सीखने को प्रभावित करता है, वो होता है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। अभिप्रेरणा और संवेग ये मन से जुड़े हुए हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक कारक हो गए जो आपके सीखने को प्रभावित करते हैं। यदि आप अभिप्रेरित नहीं हैं, संवेगात्मक रूप से उस कार्य को करने के प्रति इमोशनली अगर आप किसी चीज़ से अटैच होते हैं तो उस कार्य को आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो ये सीखने को प्रभावित करता है। इस प्रकार से जो स्वास्थ्य, उम्र और जेंडर है ये तो जैविक कारक है। परिपक्वता स्तर ये भी वृद्धि और जैविक कारक से संबंधित है, और विषय वस्तु की अर्थपूर्णता ये भौतिक कारक से संबंधित है। तो ऑप्शन 6 में जो आंसर होगा वो सी होगा, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 7 है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वोल्फगैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन, एरिक एरिक्सन। तो अधिगम का जो इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, वो दिया गया है वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा। इसके अतिरिक्त भी मैक्स वर्दमाइन और कोफका इस सिद्धांत से संबंधित थे, और इस सिद्धांत में सूझ का आधार जो होता है वो कल्पना को माना जाता है। इसके अंतर्गत इन सिद्धांतवादियों का मानना है कि एक अचानक से सूझ विकसित होती है, अंतर्दृष्टि विकसित होती है और उससे आप सीख पाते हो। तो इस सिद्धांत से संबंधित जो तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। इसे गेस्टॉल्ट पूर्णाकार, समग्र, सोच का, पूर्ण से अंश का, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। ये सारे इसके उपनाम हैं। इस सिद्धांत का आविष्कार 1920 में जर्मनी में जब गेस्टॉल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था, उस समय 3 व्यक्ति कोफका, कोहलर और मैक्स वर्दाइमर इससे संबंधित हुए हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे गेस्टॉल्ट सिद्धांत कहा, क्योंकि गेस्टॉल्ट का जर्मन भाषा में अर्थ होता है समग्र एवं पूर्ण संरचना। तो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ होता है समग्र और पूर्ण संरचना, पूछा गया है परीक्षा में। इसकी विशेषता होती है कि संपूर्ण गुणों से यदि समस्या का कोई हल कर रहा है तो उसके संपूर्णता के पक्ष को देखा जाता है, न कि एक एक अवयव को। इसलिए इसे समग्राकृति या पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं। इस परिस्थिति में भिन्न भिन्न
पहलुओं के नए तरीके से प्रत्यक्षण कर उसमें आपसी संबंधों को समझा जाता है, जिससे सूझ उत्पन्न होती है। और सूझ उत्पन्न होती है तो अचानक ही हमें समस्या का हल मिल जाता है, इसलिए इसे अहा अनुभव भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो अहा अनुभव का सिद्धांत भी कहा जाता है इनसाइट थ्योरी को। इसके संबंध में गुड का कथन है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। इसके अंतर्गत कॉलर ने जो प्रयोग किया था वो वन मानुष पर किया गया था। उसका नाम था सुल्तान, जो एक चिंपैंजी था। 1913 से 18 के बीच में 1913 से 1918 के बीच में कैनरी द्वीप पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त भी बंदर, मुर्गी और कुत्तों पर भी प्रयोग किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर 1913 से 18 के बीच में कैनरी द्वीप पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रकार से मैंने आपको सूझ से सिद्धांत से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनके बारे में बताया। अगला प्रश्न जो है हम वो देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान विधि का अंतिम जो चरण पूछा है वो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्पादन का सत्यापन। ये समस्या समाधान उपागम के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय नियमों का ज्ञान, क्रियाविधि का प्रदर्शन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 7वें प्रश्न के अंतर्गत जो हमारी व्याख्या छूट गई थी उसे हम देख लेते हैं। जेरोम ब्रूनर जो ऑप्शन में दिया गया हुआ है, मैं मानती हूँ कि इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जेरोम ब्रूनर और एरिक एरिक्सन तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जेरोम ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था वो था संरचनात्मक सिद्धांत। इनकी दो जो पुस्तकें प्रसिद्ध है वो है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया, और द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशंस। दो पुस्तकें हैं, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। 3 प्रकार से विकासात्मक प्रक्रम को प्रकट करते हैं। शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 प्रकार से प्रकट करता है। इसमें इन्होंने जो बताई है स्थितियाँ, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। जो इनएक्टिव होती है यह स्थिति होती है 0 से 3 वर्ष तक, जिसे प्रदर्शन या सक्रियता अवस्था भी कहा जाता है। आइकॉनिक होती है 3 से 12 वर्ष तक, जिसे दृश्य प्रतिमा या मूर्तता की अवस्था कहा जाता है। और सिंबॉलिक होती है 12 के बाद, जिसे सांकेतिक विधि या प्रतीकात्मक अवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार से एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था, एरिक एरिक्सन द्वारा जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, जिसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 8 अवस्थाएं बताई गई है। इसको क्रम से याद रखिएगा। विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1 वर्ष या 18 माह, स्वायत्ता बनाम लज्जा या शंका 1 से 3 वर्ष, पहल बनाम दोष 3 से 5 वर्ष, परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष, पहचान बनाम संभ्रांति 12 से 18 वर्ष, जिसे भूमिका निर्वाह बनाम द्वंद्व की स्थिति भी कहते हैं। 5वीं अवस्था ही है 12 से 18 वर्ष। 6ठी है घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो कि 35 से 55 वर्ष के लगभग होती है। 7वीं है संपूर्णता बनाम निराशा, जो 55 के बाद होती है। तो देखिए इनके इंग्लिश नेम्स भी देख लेते हैं। पहली अवस्था जो मैं फटाफट बोलूँगी, बस आपको केवल सुनना है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 1 वर्ष। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट 1 से 3 वर्ष। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 से 5 वर्ष। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फियरिटी 5 से 12 वर्ष। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न 12 से 18 वर्ष। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशंस 18 से 35 वर्ष। जेनरेटिविटी
वर्सेस स्टैग्नेशंस 35 से 55 वर्ष, और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर 55 के बाद। तो इस प्रकार से एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई है। आप इनके इंग्लिश टर्म्स या जो नेम है वो याद रखिए, हिंदी में नाम अलग अलग आते हैं तो आप उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 8 हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 9, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? रक्षात्मक युक्तियों का मौलिक प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ए. अब्राहम मॉस्लो, बी. सिगमंड फ्राइड, सी. कार्ल रोजर्स, डी. जीन पियाजे। तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा ऑप्शन बी समायोजन के लिए युक्तियों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्य का नियम। तो थार्नडाइक द्वारा जो मुख्य नियम दिए गए थे उसके अंतर्गत साहचर्य का नियम नहीं है, बाकी तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं थॉर्नडाइक के। और इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे जिसके अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये 5 नियम इन्होंने गौण नियम दिए गए। तो इससे संबंधित प्रश्न भी बनता है कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है या थॉर्नडाइक दिया गया गौण नियम नहीं है, इस प्रकार से। तो आपको ये क्रम से और नाम याद रखने हैं, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदर्शन स्तर। डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज जैसा कोई शिक्षण के स्तरों में कोई नहीं है। बोध स्तर है जो कि जिसे अवबोध स्तर कहा गया है, इसे मॉरिसन द्वारा दिया गया है। चिंतन स्तर हंट द्वारा, और स्मृति स्तर जो जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट है जो कि पंचपदी पर आधारित है, उनके द्वारा दिया गया है। प्रश्न 12, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण। तो डी डब्ल्यू एलन द्वारा जो दिया गया है शिक्षण विधि, अधिगम विधि दी गई है वो है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। इन्होंने सबसे पहले 1960 में इस पर कार्य किया, उसके बाद 1963 में इन्होंने इसे सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया। इसका आरंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ड्वाइट एलन, कीथ और एचिसन द्वारा किया गया था। और इस विधि के अंतर्गत छात्राध्यापक प्रशिक्षु होते हैं, जैसे जो बीएड कर रहे होते हैं या जिन्होंने शिक्षण अध्यापन के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसके अंतर्गत शिक्षक में शिक्षण कौशल के विकास में योगदान के लिए सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किया गया था डब्ल्यू एलन के द्वारा। तो इसे ऐसा प्रश्न में पूछा है कि किसके लिए उपयोगी है? तो अध्यापक प्रशिक्षु के लिए शिक्षण में शिक्षक के कौशल के विकास के लिए यह विधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? NDI, इसे इस तरह से याद रखिए, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। और इसके अलावा डेसी द्वारा चौथा पद इसमें जब जोड़ा गया था, कॉग्निशन, तो उन्होंने इसे नाम दिया था संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र, जिसके अंतर्गत 3 घटक तो ये हैं और चौथा हो गया कॉग्निशन। अगर संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र पूछा जाता है तो फिर ये चौथा ऑप्शन उसमें जुड़ जाएगा। अभिप्रेरणात्मक चक्र पूछा है तो आवश्यकता, अंतर्बोध और प्रोत्साहन उसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा का स्तर और पुरस्कार। तो
जो पुरस्कार है वो बाह्य अभिप्रेरणा है। यदि बालक को या किसी व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है तो उसे और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये आप अपने आप पर अप्लाई करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन। आसान सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, 15 देखेंगे। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? असत्य पूछा है, सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत तो देखिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए परीक्षण, वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, लेकिन मूल्यांकन जैसा उसके लिए कोई आवश्यक तत्व ऐसा नहीं है। परीक्षण भी एक प्रकार का मूल्यांकन ही होता है जो आपके व्यक्तित्व को जांचता है, आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच करता है। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001, 2005, 2004, 2008। तो एनसीएफ जो प्रस्तावित की गई थी वो है वर्ष 2005 के अंतर्गत। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो नहीं को विशेष ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उपलब्धि, सतत, नैदानिक और उपचारात्मक। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से किस प्रकार का आकलन नहीं होता है, असेसमेंट नहीं है? उपलब्धि, सतत, उपचारात्मक, नैदानिक या तो ये देखिए, ये प्रश्न जो गया था ये बोनस में गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 18। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है? ए क्रियाविधि, बी नैदानिक, सी विवरणात्मक और डी रूपांतकारी। तो देखिए, आंसर सबसे पहले देख लेते हैं, रूपांतकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में व्यावहारिक तथा निदानात्मक अनुसंधान का रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक या विद्यालय निरीक्षक ही होता है और उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसका उद्देश्य विद्यार्थियों या शिक्षकों को उनकी कमियों को बताकर उनकी उन्नति करना अर्थात उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसलिए परिवर्तन हो गया तो रूपांतकारी होता है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से मुख्य तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। तो 1926 में, सबसे पहले 1926 में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास हुआ था और इससे में बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इसका उल्लेख किया है। बकिंघम की पुस्तक है रिसर्च फॉर टीचर्स, जिसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया गया है। इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने 1953 में शिक्षा जगत में स्थायी रूप से क्रियात्मक अनुसंधान फंक्शनलिटी रिसर्च का प्रयोग किया। इस प्रकार से स्टीफन एम कोरे का क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है और इनकी परिभाषा वो भी पूछी जाती है। तो स्टीफन एम कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। तो ये परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। और इसका क्रियात्मक अनुसंधान का आरंभ अमेरिका देश में हुआ था, जहाँ पर कोलियर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। शब्द का प्रयोग तो कोलियर द्वारा किया गया था, लेकिन शिक्षा जगत में उसका प्रयोग स्टीफन एम कोरे द्वारा किया गया था। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम पढ़ते हैं तो स्टीफन एम कोरे का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है और उससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है? कार्योटाइप, आरएनए, एलील, ऑटोसोम्स। तो एलिन
कहा जाता है जीन्स के जोड़े को जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित कर लेता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है। Pair of genes that occupy a specific location on a particular chromosome and control the some trait in termed as it calls allele। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 के बाद 20 देखेंगे। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं। तो देखिए, एक बात तो ये पता चल गई कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। इसके अंतर्गत कौन सी अवस्था नहीं है? फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था और डी लेटेंसी अवस्था। देखिए, इन्होंने इंग्लिश में जो नाम दिए गए हैं एज इट इज़ उन्होंने हिंदी में भी दे दिए, इसलिए आपको अंग्रेजी नाम याद होना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब परीक्षाओं का जो चलन है वो बदल गया है। इसमें रटने से संबंधित इस तरह से जो चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी प्लस इंग्लिश एडिशंस दोनों में आपको कमांड होना चाहिए। अब देखिए, यह अवस्थाओं को देखकर 50% बच्चों का प्रश्न ऐसे ही गलत हो जाता है क्योंकि हिंदी में पढ़ा होता है और इंग्लिश में नाम दे दिए गए हैं। तो उत्तर तो हो जाएगा हमारा एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा 5 अवस्थाएं दी गई है। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य चूषण अवस्था, द ओरल स्टेज जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है गुदा और मूत्रमार्गीय अवस्था जिसे एनल स्टेज कहा जाता है, जो कि 2 से 4 वर्ष की होती है। उसके बाद लैंगिक या लिंग अवस्था, द फैलिक स्टेज, जो कि 4 से 6 वर्ष की होती है। उसके बाद होती है सुप्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था या सुषुप्त अवस्था, द लेटेंसी स्टेज, जो कि 7 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है। और उसके बाद 5वीं जो अवस्था होती है जननेंद्रिय या जनन अवस्था, जिसे जेनेटिकल स्टेज कहते हैं, जो कि किशोरावस्था तक और उससे आगे के समय तक रहती है। इस प्रकार से 5 अवस्थाएं हैं। द ओरल स्टेज 0 से 2 वर्ष, द एनल स्टेज 2 से 4 वर्ष, द फैलिक स्टेज 4 से 6 वर्ष, द लेटेंसी स्टेज 7 से किशोरावस्था तक और जेनेटियल स्टेज जो किशोरावस्था से संबंधित मानी जाती है। इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड द्वारा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत 5 अवस्थाएं दी गई है। आशा करती हूँ कि आपको इसके अतिरिक्त सिगमंड फ्रायड से संबंधित और तथ्य जो होंगे वो समझ में आ जाएंगे अगर ये 5 अवस्थाएं समझ में आ गई है तो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 21। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? पहला है स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण या व्यवस्थापन। तो देखिए, पहले हम इनको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ है स्कीमा। तो स्कीमा होता है व्यवहारों के या ज्ञान के जो संगठित पैटर्न्स होते हैं, संग्रहित पैटर्न्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ नॉलेज, वो कहलाता है स्कीमा। परीक्षा में मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन से पेपर में मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पर दिया था ज्ञान के संगठित पैटर्न, उत्तर था उसका, पूछा था स्कीमा क्या है। दूसरा है आत्मसातकरण, जिसे असिमुलेशन कहते हैं। जब बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है तो उसे आत्मसातकरण असिमुलेशन कहते हैं। इसी रीट के एक और जो पेपर हुआ था अलग शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था कि जब है ना ज्ञान का बाह्य जगत में प्रयोग करना, बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए प्रयोग करना आत्मसातकरण, इस प्रकार की टर्म्स उसमें दी गई थी भाषा में। तो देखिए, आत्मसातकरण ये समझिए कि बालक को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो उसने सीखा है, उन प्रक्रियाओं का सहारा लेकर वो बाहर के वातावरण के साथ में संतुलन स्थापित करता है, उसे जानने में जो मदद करता है वो आत्मसातकरण होता है। तीसरा जो दिया गया है अधिग्रहण और व्यवस्थापन। तो देखिए, व्यवस्थापन क्या होता है, इसे ही हम समायोजन भी कहते हैं, अकोमोडेशन। आप इंग्लिश में नाम याद रखिए, हिंदी में व्यवस्थापन भी कहा जाता है, समायोजन भी कहा जाता है।
जब बालक या व्यक्ति मानसिक संप्रत्य में परिवर्तन कर विशेष विशेषताओं पर गौर करता है तो उसे व्यवस्थापन, समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। और ये जो आत्मसातकरण और समायोजन जो है ये अनुकूलन की दो उप अवस्थाएं हैं। अनुकूलन एडेप्टेशन क्या होता है? जब वातावरण के साथ सामंजस्य अर्थात एडजस्ट करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इनेट टेंडेंसी जो होती है, जन्मजात प्रवृत्ति जो होती है वातावरण के साथ एडजस्ट करने की, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। और अडेप्टेशन की दो उप प्रक्रियाएं होती है, आत्मसातकरण एजिमुलेशंस और अकोमोडेशन समायोजन। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि आत्मसातकरण क्या है, व्यवस्थापन क्या है, अनुकूलन से क्या तात्पर्य है, स्कीमा क्या है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर एक प्रश्न में आप इन सब की व्याख्या सुनेंगे, उसे समझेंगे, तो आपके लिए आगे जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं वह भी तैयार हो जाएंगे। और इस तरह के पेपर सॉल्व करवाने का मेरा यही पर्पस होता है कि आने वाले परीक्षाओं में भी आपसे अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको हल करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। वरना 10 या 15 मिनट में ये जो 30 प्रश्न है, एक एक प्रश्न को पढ़ते जाइए और उसका उत्तर बताते जाइए, तो वो हो जाता है। केवल फिर वो रटने से संबंधित हो जाता है। आपको उसकी कंसेप्ट समझ में यदि नहीं आते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, तब तक आपका पढ़ना बेकार होता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इन प्रश्नों की व्याख्या भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 22 देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, लॉरेंस कॉलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक, लेव वास्कोस्की। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है वो है लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं इसके बारे में बता रही हूँ विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत। लॉरेंस कॉलबर्ग ने 1969 में सिद्धांत को दिया था, जिसे मॉरल डेवलपमेंट थियोरी कहा जाता है। मॉरल डेवलपमेंट थियोरी कहा जाता है। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, जिसके अंतर्गत 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर, 6 अवस्थाएं। एक एक चीज़ को अच्छे से सुनिएगा। पहला जो स्तर है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक अवस्था, शैशव अवस्था से संबंधित है, जिसे प्राक रूढ़िगत अवस्था भी कहा जाता है, जो कि होता है 4 से 10 वर्ष। क्योंकि 4 वर्ष से पहले तो बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, इसलिए अवस्था शुरू होती है 4 से 10 वर्ष। इसके अंतर्गत 2 होती है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, अहंकार की अवस्था, जिसे साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म। पहली अवस्था हो गई, पहला स्तर, जिसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं। दूसरा स्तर है कन्वेंशनल स्टेज, जिसे रूढ़िगत स्तर, पारंपरिक अवस्था, जो कि बाल्यावस्था से संबंधित होती है, 10 से 13 वर्ष। इसके अंतर्गत 2 उप अवस्थाएं होती हैं, प्रशंसा की अवस्था, जिसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था भी कहा जाता है, गुड बॉय नाइस गर्ल एज, जिसके अंतर्गत बालक सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। और चौथा जो अवस्था है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान की अवस्था, व्यवस्थाओं और क्रम को संपोषित कर उनकी ओर उन्मुख होने की अवस्था, जिसे सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनेंस स्टेज कहा जाता है, वो होती है चौथी अवस्था। तीसरा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पश्च रूढ़िगत, पश्च या उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो लगभग किशोरावस्था से संबंधित होती है और 13 के बाद होती है, जिसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं हैं, सामाजिक समझौते, सामाजिक अनुबंध की अवस्था, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और दूसरी है विवेक की अवस्था, सार्वत्रिक नीतिपरक अवस्था, सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था, जिसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या डिटरमिनिंग स्टेज भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अपने निर्णय स्वयं के नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। समाज के द्वारा जो नियम थोपे गए हैं उन नियमों से ऊपर उठकर व्यक्ति के स्वयं के नैतिकता के कुछ मूल्य होते हैं, उसके आधार पर वो निर्णय किया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था भी कहा जाता है। तो देखिए
3 स्तर हैं कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष के बाद। इनके हिंदी नाम मैंने बता दिए हैं, आप वीडियो को बार बार सुनिए तो आपको याद हो जाएंगे। पहली जो स्तर है उसके अंदर का 2 अवस्था है, आज्ञा एवं दंड की, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और अहंकार की अवस्था जिसे साधनात्मक सापेक्षवाद भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म। दूसरी है कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष, जिसके अंतर्गत 2 गुड बॉय नाइस गर्ल, प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। चौथी है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान की व्यवस्था, सामाजिक क्रम को संपोषित कर उसकी ओर उन्मुख होने की अवस्था, जिसे सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनेंस स्टेज कहा जाता है, जो चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट की अवस्था, जिसमें सामाजिक समझौते और सामाजिक अनुबंध से संबंधित है। विवेक की अवस्था या सार्वत्रिक नीतिपरक अवस्था छठी अवस्था है, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटरमिनिंग स्टेज कहा जाता है 13 वर्ष के बाद। इस प्रकार से लॉरेंस कोलबर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई है, 3 स्तर बताए हैं। ठीक है। नैतिक विकास के अंतर्गत देखिए, एक पियाजे के नैतिक विकास के स्तर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 3, तो इसके साथ ही मैं बता देती हूँ। नैतिक यथार्थवाद, मोरल रियलिज्म, नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी, और नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविटी। यह जीन पियाजे द्वारा नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझा जाता है। संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, अभिक्षमता में अंतर। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अभिक्षमता में अंतर। देखिए, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं, तो सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग व्यवसाय का चयन करता है। सरल सा प्रश्न है, एप्लीकेबल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24, बाल विकास में वातावरण की भूमिका रिक्त स्थान है के द्वारा सही रूप से प्रतिबिंबित होती हैं। स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, आदत निर्माण। तो आदत निर्माण के अंतर्गत वातावरण की भूमिका प्रतिबिंबित होती है बाल विकास के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 25, निम्न विकास के नियम के रूप में कौन सा सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, पूर्वानुमेय होता है, अर्थात इसका अनुमान लगाया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, जो विकास के बारे में सत्य नहीं है। क्योंकि समान रूप से कैसे महत्वपूर्ण होगी? विकास शिशुअवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में पुनः धीमा हो जाता है, उसके बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में पुनः तीव्र गति से होता है। तो विभिन्न अवस्थाओं में विकास समान रूप से कैसे हुआ? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो निश्चित इसके नियम हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, निश्चित क्रम का नियम, अर्थात विकास एक क्रम के अनुसार होता है। बच्चा पहले शरीर में अपने आगे के सिर को उठाता है, फिर उसके बाद वो छाती को उठाना सीखता है, धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होकर चलता है। तो एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा तो सीधे ही चलने लग गया, या कोई बच्चा है वो पहले अपने हाथों को उठाएगा, उसके बाद सिर को उठाएगा। तो एक क्रम होता है हर एक चीज़ का। तो ये निश्चित क्रम में होता है। वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लंबाकार या रेखीय न होकर विकास वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। अर्थात जब एक पक्ष का विकास पूर्णतया हो जाता है, उसके बाद दूसरे पक्ष का विकास होता है। कुछ समय के लिए उसमें स्थिरता आती है और पुनः विकास होता है, फिर स्थिरता, फिर पुनः। मतलब एक चीज़ जब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती, अगले क्रम में उसका विकास नहीं हो पाता। तो विकास स्पाइरल या वर्तुलाकार होता है, सतत और निरंतर होता है, निश्चित दिशा में होता है। और देखिए, 2 टर्म्स है, सिफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल होता है कि सिर से पैर की ओर विकास होना, मस्तकाधोमुखी विकास भी जिसे कहा जाता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से परिधि तक होना।
तो ये टर्म्स भी परीक्षा में पूछी गई है। सिफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल परस्पर संबंध होता है, बिल्कुल विकास में हर एक चीज़ का आपस में संबंध होता है। और एकीकरण का सिद्धांत भी इसीलिए इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकास, बाल विकास के अंतर्गत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सामान्य से विशिष्ट होता है विकास, और पूर्वानुमान में अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जाती है, जिसे भारतीय संस्कृति के अंदर कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने ही नजर आते हैं। तो विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर विकास की प्रत्येक अवस्थाएं समान रूप से महत्वपूर्ण है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण निदान के लिए वैध है? MMPI, 16 PF, EPPS, TAT। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए हम, उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ही उपयोगी है। तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। प्रश्न देखेंगे हम, व्यक्तित्व परीक्षण निदान के लिए वैध नहीं है। तो देखिए अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। विच पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ वैलिड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस दिया है, तो उसके लिए जो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा MMPI। यह नैदानिक निदान के लिए उपयोगी है, वैध है। इसके अंतर्गत क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है इस परीक्षण के अंतर्गत। बाकी 16 PF, TAT, EPPS इनसे संबंधित भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले MMPI जो, जिसे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनीसोटा मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। मिनीसोटा मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो कि हैथावे और मैकिंगले के द्वारा दिया गया था। 16 PF जो है कैटल और रेबर के द्वारा 1950 में दिया गया था। और EPPS एडवर्ड्स पर्सनल प्रायोरिटी स्केल, एडवर्ड्स की जो व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुसूची है वो कहलाती है EPPS। और TAT थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जो कि मॉर्गन और मुरे के द्वारा दिया गया था। तो इसकी विस्तृत व्याख्या मैंने रीड का जो साइकोलॉजी का दूसरा पेपर है एक और, उसके अंतर्गत मैंने कर रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत द्विकारक, बहुकारक, त्रिआयामी या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आंसर सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था त्रिआयामी ट्राइआर्चिक थियोरी। अब इससे संबंधित मुख्य तथ्य देखिए। सबसे पहले तो इसके नाम याद रखिएगा, त्रितंत्रीय, घटकीय, त्रिचापीय सूचना संसाधन सिद्धांत भी इसके अपर नाम है। ट्राइआर्चिक थियोरी एक है 3 डायमेंशनल थियोरी, जो कि जेफी गिलफोर्ड द्वारा दी गई है। डायमेंशनल थ्योरी गिलफोर्ड के द्वारा, ट्राइआर्चिक थियोरी रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड IQ 1985 में जो उनकी पुस्तक थी उसमें इसका वर्णन किया गया। इन्होंने 3 घटक बताए हैं, मेगा घटक, मेटा कंपोनेंट निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और ज्ञान संग्रहण घटक, नॉलेज एक्वाइजिशंस कंपोनेंट, ज्ञान के 3 घटक बताए हैं। बुद्धि के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और क्रिएटिव। इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा बोल रही हूँ ताकि आपको इंग्लिश टर्म्स ही याद हो। हिंदी में आप उसको, दोनों में होता है पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, तो आप प्रश्न को देखकर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जिसे व्यावहारिक, संदर्भगत या प्रसंगाश्रित कहते हैं। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, घटकीय, वातावरणीय या अव्ययभूत कहा जाता है। और क्रिएटिव आनुभाविक, सृजनात्मक या अनुभवजन्य। बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं स्टर्नबर्ग के द्वारा। इसके अलावा इनका जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियोरी, जिसके 5 चरण होता है। पहला है कूट संकेत, इनकोडिंग, अनुमान, इन्फेरिंग, व्यवस्था, मैपिंग, अनुपयोग,
उपयोग, एप्लीकेशन और अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। तो देखिए ट्राई-आर्चिक थियरी दी गई है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा, जिसमें बुद्धि के 3 प्रकार, 3 घटक बताए हैं और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत 5 चरण बताए हैं: इनकोडिंग, इन्फेरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन और रेस्पॉन्स। स्टर्नबर्ग से संबंधित सभी तथ्य मैंने आपको बता दिए गए हैं। एक बार आप केवल ऊपरी जो डायग्राम होता है, कौन से घटक हैं, कितने प्रकार हैं, बुद्धि के सिद्धांत कौन सा है, उसके चरण कौन से हैं, और उसके बाद फिर उसके अंदर की व्याख्या को अपनी पुस्तक से आप उसे पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। देखिए हम समाप्ति की ओर हैं, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। जब ये पेपर ख़त्म होगा पूरा, जब हम इसकी व्याख्या ख़त्म कर लेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने 50% मनोविज्ञान को कवर कर लिया है, जिससे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे परीक्षा में। ऐसा नहीं कि 50% मनोविज्ञान हमने समझ लिए, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से संबंधित लगभग 50% प्रश्न आपके केवल इस वीडियो से हल हो जाएंगे। उसके बाद तो प्रश्न पत्र जो निर्माता है, प्रश्न पेपर सेटर जो होता है, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है, क्या सोच के वो किस कॉन्सेप्ट से पेपर बनाते हैं, तो उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जहाँ तक परीक्षाओं में प्रश्न आने का होता है, वो इन्हीं के आसपास के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्न में से बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है: परफॉर्मेंस टेस्ट, जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्रॉ-ए-मैन टेस्ट। तो देखिए भाटिया, इसका जो पहले उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 में हो जाएगा बी, भाटिया बैटरी परीक्षण। यह है बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण, जो कि सीएम भाटिया द्वारा 1955 में दिया गया था। इसके अंतर्गत 5 उप परीक्षण होते हैं: कोह ब्लॉक डिज़ाइन, अलेक्जेंडर पास अलोंग परीक्षण, आकृति चित्रण परीक्षण, अंक तत्काल स्मृति परीक्षण और चित्र रचना परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है, अंग्रेजी भाषा जानने वाले जो शिक्षित व्यक्ति होते, उनके लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, उसे आर्मी अल्फा परीक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत भाषा का प्रयोग होता है और वह संस्कृति और शाब्दिक परीक्षण है एक प्रकार का। तो देखिए जहाँ पर संस्कृति और शाब्दिक आ जाता है, उसके अंतर्गत किसी न किसी भाषा का प्रयोग होता है, और जहाँ पर अशाब्दिक और संस्कृति मुक्त परीक्षण हो या अवाचिक हो जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं कि अवाचिक है या शाब्दिक है। तो जहाँ पर शाब्दिक, वाचिक या संस्कृति शब्द आ जाते हैं, वह हमेशा भाषा से जुड़ा होता है, और जहाँ पर अशाब्दिक, अवाचिक या संस्कृति मुक्त परीक्षण होता है, उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये शाब्दिक परीक्षण है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी जानने वाले, भाषा जानने वाले व्यक्तियों के लिए ये बनाया गया था। और जालोटा का सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये शाब्दिक वाचिक परीक्षण है और सामूहिक रूप से 11 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए, जो आयु वर्ग के लिए बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो 7 क्षेत्र थे, उससे संबंधित 100 प्रश्नों की एक सूची बनाई गई है। ड्रॉ-ए-मैन टेस्ट जो है, महिला मनोचिकित्सक जो गुड एनफ थी, उनके द्वारा बनाया गया था 1936 में, और इसका पुनः संशोधन किया 1963 में हैरिस नाम के मनोवैज्ञानिक ने। इसलिए इसका नाम हैरिस ड्रॉ-ए-मैन बुद्धि परीक्षण उनके नाम के अनुसार पड़ा। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर्संबंध। तो यहाँ पर अधिगम समानता व्यक्तित्व विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए सत्य नहीं होता है। तो देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच, स्वभाव और व्यवहार करने वाला होता है। तो उनके अधिगम में समानता कहाँ होती है? कोई व्यक्ति एक ही चीज़ को समान रूप से कैसे सीख सकता है? कोई सबका जो बुद्धि अवधि होती है वो अलग अलग होता है, आईक्यू अलग अलग होता है, तो उनके सीखने में समानताएं नहीं होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखेंगे।
व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। किसके द्वारा व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत नहीं दिया गया है? ए पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैकक्रक्टर, रेमंड केटल, हेंस आइजेंक्स और गॉर्डन अल्पोर्ट। तो देखिए ये प्रश्न इसमें बोनस दिया गया था, इसका कोई भी उत्तर नहीं माना गया था आंसर की में, तो ये बोनस में गया था। तो इस प्रकार से हमने रीट में जो मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रश्न थे उनका हमने हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, कैसी लगी है, थोड़ा कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है इसके अंतर्गत, तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।